वेलकम टू द यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑडियो बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हाइब्रिड मॉडल में कवर करेंगे। आप इसे बाकी वीडियोस की तरह देख सकते हैं या फिर बिना देखे सिर्फ सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। टुडे वी गोना कवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 2। इसमें हम इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी के कुछ क्रूशियल एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। नीति आयोग, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs। ये टॉपिक्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एसएससी एग्जाम्स के लिए फंडामेंटल हैं। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग की। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसे क्यों लाया गया, क्या जरूरत थी इसकी? बिल्कुल, देखिए, नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 2015 में आया। प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया। ये बेसिकली सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसका काम है स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसी इनपुट्स देना। अच्छा, थिंक टैंक मतलब ये योजना ही नहीं बनाता प्लानिंग कमीशन की तरह? नहीं, यही मेन फर्क है। प्लानिंग कमीशन का काम था 5 ईयर प्लान्स बनाना, हाँ। और फिर राज्यों को प्लान फंडिंग भी एलोकेट करना। नीति आयोग का रोल ज्यादा एडवाइजरी है, डायरेक्शनल है। ये बॉटम अप अप्रोच पे फोकस करता है। बॉटम अप अप्रोच मतलब राज्यों के साथ मिलकर नीतियां बनाना, जिसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। प्लानिंग कमीशन का अप्रोच थोड़ा टॉप डाउन माना जाता था। हाँ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये टर्म सुना है। तो एक बड़ा डिफरेंस हुआ। जी हाँ, और दूसरा बड़ा डिफरेंस है फंड्स का एलोकेशन। वो अब नीति आयोग नहीं करता। नहीं, फंड्स का एलोकेशन अब फाइनेंस कमीशन करता है, टैक्स डिवोल्यूशन और ग्रांट्स के लिए। और जो स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं उनके लिए रिलेटेड मिनिस्ट्रीज करती हैं। तो नीति आयोग का काम क्या रह गया फिर? प्राइमरीली एडवाइजरी। हाँ, पॉलिसी डिजाइन में हेल्प करना, स्टेट्स के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना, इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर करना। इसके लिए उनके पास डैशबोर्ड्स वगैरह हैं। और हाँ, इन्होंने 5 ईयर प्लान्स को रिप्लेस किया है। अब लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे 3 ईयर एक्शन एजेंडा था 2017 से 20 के लिए। फिर 7 ईयर स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट, 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट जो 2017 से 2032 तक का है। अच्छा, तो ये लॉन्ग टर्म विजन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जी, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 भी इन्होंने तैयार किया था 2022-23 तक के लिए। इसकी कॉम्पोजिशन मतलब स्ट्रक्चर वो भी अलग है प्लानिंग कमीशन से। आपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा, तो राज्यों का रोल बढ़ा होगा। बिल्कुल बढ़ा है। चेयरपर्सन तो प्रधानमंत्री ही होते हैं एक्स ऑफिशियो, वो प्लानिंग कमीशन में भी थे। लेकिन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स शामिल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो सीधा इन्वॉल्वमेंट हो गया स्टेट्स का। जी, इससे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में राज्यों की आवाज ज्यादा सुनी जाती है, या कम से कम प्लेटफॉर्म मिलता है। इसके अलावा रीजनल काउंसिल्स भी होती हैं। ये स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज के लिए बनती हैं। पीएम इन्हें कन्वीन करते हैं, और इनमें भी रिलेटेड स्टेट्स के सीएम्स और यूटीज के एलजीज होते हैं। इनका टेन्योर फिक्स्ड होता है। और फुल टाइम मेंबर्स वगैरह? मिनिस्टर्स, जिन्हें पीएम नॉमिनेट करते हैं। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, वो भी पीएम अपॉइंट करते हैं। सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होते हैं फिक्स्ड टेन्योर के लिए। और स्पेशल इनवाइटीज भी होते हैं। स्पेशल इनवाइटीज कौन होते हैं? ये एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर्स, स्पेशलिस्ट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर डोमेन के, जिन्हें प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। अब नीति आयोग की कुछ मेजर अचीवमेंट्स क्या रही हैं, मतलब जिनसे पता चले कि ये थिंक टैंक वाला रोल निभा रहा है? हाँ, कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इसने कई इंडिसेस डेवलप किए हैं जो स्टेट्स की परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। हेल्थ इंडेक्स, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अच्छा, ये रैंकिंग से स्टेट्स में कंपटीशन बढ़ता होगा? बिल्कुल, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है इम्प्रूवमेंट के लिए। दूसरा बड़ा इनिशिएटिव है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। हाँ, ये सुना है। 117 डिस्ट्रिक्ट्स है ना? जी, 117 सबसे पिछड़े जिलों के ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस है। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर्स में प्रोग्रेस मॉनिटर की जाती है। फिर अटल इनोवेशन मिशन है, एम, वो स्कूल्स में लैब्स वगैरह? हाँ, एम के तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स ATLs खोले गए हैं, बच्चों में इनोवेशन का कल्चर प्रमोट करने के लिए। और यूनिवर्सिटीज में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। ये तो इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। जी, और नीति आयोग सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट पर भी सलाह देता है।
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स पर भी, जैसे ई अमृत पोर्टल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर बनाया गया। डिजिटल पेमेंट्स मूवमेंट को भी इसने प्रमोट किया था, लकी ग्राहक योजना, डिजी धन व्यापार योजना वगैरह। ठीक है, तो नीति आयोग का रोल काफी मल्टीफैसेटेड है, थिंक टैंक, मॉनिटरिंग बॉडी, इनोवेशन प्रमोटर। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1991 का दौर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो क्यों करने पड़े थे? सिचुएशन इतनी खराब थी? बहुत ज्यादा खराब थी। 1991 में इंडिया एक सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस में था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। मतलब हमारे पास फॉरेन करेंसी, खासकर डॉलर्स, लगभग खत्म हो गए थे। हाँ, मैंने पढ़ा है कि रिजर्व्स इतने कम थे कि सिर्फ कुछ हफ्तों का इंपोर्ट बिल पे कर सकते थे। एग्जैक्टली। मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते का इंपोर्ट कवर बचा था, और भारत को बहुत सी जरूरी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जैसे ऑयल। तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी हाई फिस्कल डेफिसिट। सरकार का खर्चा उसकी आमदनी से कहीं ज्यादा था, और इन्फ्लेशन भी बहुत हाई था, डबल डिजिट्स में। तो एक्सटर्नल डेट चुकाना मुश्किल हो गया था। हाँ, गवर्नमेंट अपने फॉरेन बोरोइंग्स पर डिफॉल्ट करने के कगार पर थी। मतलब हम लोन चुकाने में असमर्थ होने वाले थे। बाप रे। तो फिर? तो भारत को मदद के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा। और उन्होंने मदद तो की, पर शर्तें रखी? जी हाँ, उन्होंने लोन देने के लिए कुछ कंडीशंस रखी। बेसिकली उन्होंने कहा कि आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर पर जो इतने रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं उन्हें हटाना पड़ेगा, गवर्नमेंट का रोल कम करना पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स हटाने पड़ेंगे। तो ये एक तरह से मजबूरी थी। काफी हद तक। हालांकि कुछ हद तक ये एहसास भी था कि इंडियन इकोनॉमी को रिफॉर्म्स की जरूरत है। लाइसेंस परमिट राज एफिशिएंसी को कम कर रहा था। लेकिन हाँ, इमीडिएट ट्रिगर तो क्राइसिस ही था। एक और फैक्टर था USSR का कोलैप्स होना 1990 के अंत में। इंडिया के USSR के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे। उसके टूटने से भी इकोनॉमी पर असर पड़ा और दुनिया भर में मार्केट इकोनॉमी का ट्रेंड बढ़ रहा था। इसी बैकग्राउंड में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। हाँ जी, भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक और IMF की कंडीशंस को मानते हुए NEP अनाउंस की, और यहीं से शुरुआत हुई LPG रिफॉर्म्स की। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चलिए एक एक करके समझते हैं। लिबरलाइजेशन, इसका मतलब क्या था? लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। इसका मेन एम था इंडियन बिजनेसेस और इंडस्ट्री को जो तमाम तरह के ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स और लाइसेंसेस थे उनसे आज़ाद करना, जिसे लाइसेंस राज कहा जाता था। अच्छा, मतलब बिजनेस करना आसान बनाना। हाँ बिल्कुल। इसके तहत इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, सिवाय कुछ 18 इंडस्ट्रीज के। बाद में ये संख्या और कम हो गई। अब ज्यादातर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं रही। इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया। पहले रेस्ट्रिक्शंस थे कि आप कहाँ फैक्ट्री लगा सकते हैं। मर्जर्स, टेक ओवर्स पे रेस्ट्रिक्शंस कम किए गए। कैपिटल मार्केट को लिबरलाइज किया गया। सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई। और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा। हाँ, बहुत से सेक्टर्स जो पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, उन्हें प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, जैसे पावर जनरेशन, रोड्स, कम्युनिकेशंस, शिपिंग, सिविल एविएशन, बैंकिंग। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रिफॉर्म्स हुए, रूपी का डिवैल्यूएशन किया गया। तो बेसिकली इकोनॉमी को कंट्रोल मुक्त करने की कोशिश थी। जी हाँ, कंपटीशन बढ़ाने और एफिशिएंसी लाने पर जोर था। ठीक है, अब आते हैं पी पर, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। इसका सीधा मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs की ओनरशिप या मैनेजमेंट को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना। ये ट्रांसफर पूरा हो सकता है या पार्शियल भी? दोनों तरह से। या तो सरकार PSU को पूरी तरह बेच दे, या उसमें अपनी हिस्सेदारी स्टेक कम कर दे, 50% से नीचे ले आए, ताकि मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाए। इसके पीछे क्या सोच थी? PSUs लॉस में चल रहे थे? कुछ PSUs अच्छा कर रहे थे, लेकिन कई लॉस मेकिंग थे या इनएफिशिएंट माने जाते थे। सोच ये थी कि प्राइवेट ओनरशिप और मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा और गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। इसके तहत पॉलिसी ऑफ डी-रिजर्वेशन अपनाई गई। जैसे मैंने बताया, 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड थीं। 1991 में यह संख्या घटाकर 8 कर दी गई और बाद में और कम हुई। अब सिर्फ एटॉमिक एनर्जी,
कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ रेलवेज बचे हैं। अच्छा, और जो PSUs बीमार थे, मतलब सिक इंडस्ट्रीज, उनके रिवाइवल या रिहैबिलिटेशन के लिए बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR था, जिसे 1992 से ये काम सौंपा गया। हालांकि BIFR अब खत्म हो चुका है, अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। गवर्नमेंट ने नवरत्ना और मिनी रत्ना जैसी पॉलिसीज भी शुरू की ताकि जो प्रॉफिट मेकिंग PSUs हैं उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी दी जा सके। और डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ, वो प्राइवेटाइजेशन का ही हिस्सा है। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का एक तरीका है। इसमें गवर्नमेंट सिलेक्टेड PSUs में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी प्राइवेट इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, वर्कर्स या जनरल पब्लिक को बेचती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सिर्फ पैसा जुटाना? पैसा जुटाना एक ऑब्जेक्टिव था ताकि पब्लिक डेट कम किया जा सके और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहे, लेकिन साथ ही मार्केट डिसिप्लिन लाना, एफिशिएंसी इंप्रूव करना, प्राइवेट ओनरशिप को एनकरेज करना भी ऑब्जेक्टिव्स थे। पब्लिक सेक्टर में एक्सेस वर्कर्स को कम करने के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसे गोल्डन हैंडशेक भी कहते हैं, वो भी लाया गया। ओके, तो ये हुआ प्राइवेटाइजेशन। अब तीसरा पिलर, ग्लोबलाइजेशन। जी, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। इसका मतलब है अपनी नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, जोड़ना, इंटरैक्शंस बढ़ाना। ये इंटरेक्शन कैसे बढ़ता है? ट्रेड के जरिए। हाँ, मेनली इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लोज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंफॉर्मेशन फ्लो के जरिए। बैरियर्स हटाना ताकि ये सब चीजें ज्यादा फ्रीली मूव कर सकें अक्रॉस बॉर्डर्स। इसकी पॉलिसीज क्या थी? इसमें कई चीजें शामिल थीं, जैसे एक्सचेंज रेट रिजीम को बदलना। पहले इंडिया में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता था, उसे मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम से रिप्लेस किया गया। इंडियन रुपी को अगस्त 1994 में करंट अकाउंट पर फुली कन्वर्टेबल बना दिया गया। मतलब इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस के लिए फॉरेन एक्सचेंज खरीदना बेचना आसान हो गया। और ट्रेड बैरियर्स का क्या हुआ? टैरिफ्स, कोटास? इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म किया गया। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, कोटास को फेज आउट किया गया, खासकर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स के तहत, जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर बना 1995 में। इंपोर्ट ड्यूटीज, टैरिफ्स को भी धीरे धीरे कम किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या पॉलिसी बदली? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दोनों को इनकरेज किया गया। कई सेक्टर्स में FDI की लिमिट्स बढ़ाई गई। फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स को भी प्रमोट किया गया। बेसिकली इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया गया। तो LPG रिफॉर्म्स में इंडियन इकोनॉमी का चेहरा ही बदल दिया। हाँ, हाई ग्रोथ रेट्स आई इसके बाद। हाँ, रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ने काफी हाई ग्रोथ रजिस्टर की, खासकर 2000 में। पॉवर्टी रेट भी कम हुआ। लेकिन क्या इस ग्रोथ का फायदा सबको मिला? क्या ये ग्रोथ इंक्लूसिव थी? यहीं पर इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल सही। हाई ग्रोथ के बावजूद ये सवाल उठने लगा कि क्या ये ग्रोथ समावेशी है? क्या इसके बेनिफिट्स समाज के सभी वर्गों, सभी रीजन्स तक पहुंच रहे हैं, या इनइक्वालिटी बढ़ रही है? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ही यही है। क्या है इसकी फॉर्मल डेफिनेशन? OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कहता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ वो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो सोसाइटी में फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो और सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। मतलब ग्रोथ ऐसी हो जिसका फायदा सबको मिले, चाहे उनका इकोनॉमिक क्लास, जेंडर, कास्ट, रिलीजन या रीजन कुछ भी हो। ग्रोथ शुड बी ब्रॉड बेस्ड एंड शेयर्ड। इसके की एलिमेंट्स क्या होंगे? मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या क्या शामिल होता है? कई एलिमेंट्स हैं। सबसे जरूरी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को काम मिले। फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। पॉवर्टी रिडक्शन तो है ही। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब इनइक्वालिटी कम हो। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन जैसी बेसिक सर्विसेज सबको मिले। रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज, पिछड़े इलाकों का भी विकास हो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी जरूरी है जॉब्स के लिए। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ग्रोथ सस्टेनेबल हो। ये तो काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसे मेजर कैसे करते हैं? क्या GDP काफी है इसे मापने के लिए? नहीं, GDP तो सिर्फ इकोनॉमिक आउटपुट बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। इंक्लूसिव ग्रोथ को मापने के लिए स्पेसिफिक इंडिसेस डेवलप किए गए हैं। जैसे
एक महत्वपूर्ण इंडेक्स था इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स IDI, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF पब्लिश करता था, अब शायद नहीं करता। अच्छा, IDI ये क्या मेजर करता था? ये 103 देशों की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को सिर्फ GDP पर कैपिटा से नहीं बल्कि 11 डायमेंशंस पर देखता था। इसके 3 मेन पिलर्स थे। कौन कौन से? पहला था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें GDP पर कैपिटा, लेबर प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आते थे। दूसरा था इंक्लूजन। इसमें मीडियन हाउस होल्ड इनकम, इनकम जिनी, इनइक्वालिटी मापने के लिए, पॉवर्टी रेट, वेल्थ जिनी, वेल्थ इनइक्वालिटी शामिल थे। और तीसरा था इंटरजेनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें एडजस्टेड नेट सेविंग्स, डिपेंडेंसी रेशियो, पब्लिक डेट, कार्बन इंटेंसिटी ऑफ GDP जैसे फैक्टर्स थे। मतलब ये फ्यूचर जनरेशंस का भी ध्यान रखता था। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। इंडिया की रैंक क्या थी इसमें? 2018 की रिपोर्ट, जो शायद आखिरी थी, उसमें 74 इमर्जिंग इकोनॉमीज में इंडिया 62nd रैंक पर था और G20 देशों में सबसे कम इंक्लूसिव बताया गया था। तो ये दिखाता है कि चैलेंजेस काफी बड़े थे इंक्लूसिवनेस को लेकर। ये चिंता की बात है। और कोई इंडेक्स? डालता है। इसे एक US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव पब्लिश करती है। इसकी खास बात यह है कि ये GDP को बिल्कुल कंसिडर नहीं करता। अच्छा, बिना GDP के प्रोग्रेस कैसे मेजर करता है? ये सीधे सोशल और एनवायरमेंटल आउटकम्स को मेजर करता है। ये देखता है कि देश अपने लोगों की सोशल और एनवायरमेंटल नीड्स को कितना पूरा कर पा रहा है। ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बजाय आउटकम्स पर फोकस करता है। इंटरेस्टिंग। इसके क्या इंडिकेटर्स हैं? इसके भी 3 मेन डायमेंशंस हैं। बेसिक ह्यूमन नीड्स, जिसमें न्यूट्रिशन, बेसिक मेडिकल केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, शेल्टर, पर्सनल सेफ्टी आते हैं। फाउंडेशंस ऑफ वेल-बीइंग, एक्सेस टू बेसिक नॉलेज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस, हेल्थ एंड वेलनेस, एनवायरमेंटल क्वालिटी और अपॉर्चुनिटी, पर्सनल राइट्स, पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस, इंक्लूसिवनेस, एक्सेस टू एडवांस्ड एजुकेशन। SPI ये दिखाता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सोशल प्रोग्रेस में बदलने में देश कितना एफिशिएंट है। तो ये IDI और SPI GDP से हटकर डेवलपमेंट को ज्यादा होलिस्टिकली देख रहे हैं। जी हाँ, ये बताते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ काफी नहीं है, लोगों की वेलबींग और अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। एक और इंडेक्स का आपने जिक्र किया था, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स GSI। इसका इंक्लूसिव ग्रोथ से क्या कनेक्शन है? ये तो स्लेवरी की बात करता है। कनेक्शन गहरा है। GSI को ऑस्ट्रेलिया की वॉक फ्री फाउंडेशन पब्लिश करती है। ये मॉडर्न स्लेवरी की प्रेवलेंस को मेजर करता है। मॉडर्न स्लेवरी मतलब बंधुआ मजदूरी। हाँ, उसमें फोर्स्ड लेबर, डेट बॉन्डेज, फोर्स्ड मैरिज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ये सब शामिल हैं। बेसिकली ऐसी स्थितियां जहां एक व्यक्ति दूसरे की फ्रीडम छीन लेता है, उसे कंट्रोल करता है एक्सप्लॉयटेशन के लिए। जहां मॉडर्न स्लेवरी होगी, वहां इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो सकती है? ये दिखाता है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन और एक्सप्लॉयटेशन। ये अक्सर पॉवर्टी, लैक ऑफ राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन और वीक गवर्नेंस से जुड़ा होता है। इंडिया की पोजीशन क्या थी GSI में? GSI 2018 की रिपोर्ट के अनुसार हमें लेटेस्ट डेटा चेक करना चाहिए। 2016 में किसी भी दिन भारत में करीब 8 मिलियन लोग मॉडर्न स्लेवरी की कंडीशंस में जी रहे थे। प्रेवलेंस रेट था 6.1 विक्टिम्स पर 1000 पीपल। रैंक 53 थी प्रेवलेंस रेट के हिसाब से 167 देशों में। नॉर्थ कोरिया टॉप पर था, जापान सबसे नीचे। 8 मिलियन, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, ये दिखाता है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ इन डीप रूटेड सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना कितना ज़रूरी है इंक्लूसिवनेस के लिए। राइट्स का अभाव, फिजिकल सेफ्टी की कमी, बेसिक सर्विसेज तक पहुंच ना होना, माइग्रेशन, ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ये आंकड़े वाकई सोबरिंग है। इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए भारत में क्या मेजर्स लिए गए? आपने कहा कि प्लानिंग कमीशन के टाइम से ही फोकस था। हाँ, 11th 5-year प्लान 2007-12 का तो थीम ही था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, स्किल बिल्डिंग, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पर जोर था। और 12th प्लान? 12th 5-year प्लान्स का थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ।
इसमें इंक्लूसिवनेस के वेरियस एस्पेक्ट्स पर और डिटेल में बात की गई। पॉवर्टी रिडक्शन, ग्रुप इक्वालिटी SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के लिए, रीजनल बैलेंस, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट द्वारा इंक्लूसिवनेस। नीति आयोग की स्ट्रैटेजी में भी ये फोकस रहा। हाँ, नीति आयोग की स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 जो 2022-23 तक के लिए थी, में भी इंक्लूसिव ग्रोथ एक की ऑब्जेक्टिव था। जैसे रैपिड ग्रोथ के साथ साथ उसे इंक्लूसिव, क्लीन, सस्टेन्ड बनाना, टेक्नोलॉजी का यूज करके डेवलपमेंट को इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी बनाना, अर्बन पुअर और स्लम ड्वेलर्स तक सिटी सर्विसेज पहुंचाना, स्कूल्स और हायर एजुकेशन को वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाना, हेल्थ केयर को इंक्लूसिव बनाना। और स्पेसिफिक स्कीम्स, जमीनी स्तर पर क्या काम हुआ है? स्कीम्स तो बहुत सारी हैं जो इंक्लूसिवनेस के डिफरेंट डायमेंशंस को टारगेट करती हैं। कुछ मेजर एग्जांपल्स, MGNREG रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है, पॉवर्टी कम करने में मदद करता है। बिल्कुल। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NHM रूरल और अर्बन एरियाज में हेल्थ केयर एक्सेस इंप्रूव करने के लिए। आयुष्मान भारत PMJA भी इसी दिशा में है, गरीब परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस देता है। सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाने के लिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बैंक अकाउंट्स खोलना। मुद्रा योजना छोटे बिजनेसेस को लोन देती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना DDU-GKY और PM कौशल विकास योजना PMKVY स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि यूथ एम्प्लॉयबल बने। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP एल्डरली, विडोज, डिसेबल्ड लोगों के लिए पेंशन्स देता है। अटल पेंशन योजना भी है। हाँ, ये योजनाएं तो काफी सुनी है। तो अप्रोच मल्टी प्रोंग्ड रहा है। जी, पॉलिसी अप्रोचेस में ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी कि ग्रोथ से बेनिफिट्स ट्रिकल डाउन होंगे, डायरेक्ट इंटरवेंशन जैसे सब्सिडीज, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल्स, एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी और पब्लिक पार्टिसिपेशन जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, ये सब शामिल है। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ एक मेजर पॉलिसी फोकस रहा है। 12th प्लान के थीम में एक और शब्द था, सस्टेनेबल ग्रोथ। अब इस पर आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। इसकी सबसे फेमस डेफिनेशन 1987 में आई थी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट से, जिसे ब्रुंटलिन रिपोर्ट भी कहते हैं। हाँ, वो कोट काफी फेमस है। जी, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs. मतलब आज का विकास ऐसा हो कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की क्षमता पर कोई आंच ना आए। बिल्कुल, ये फ्यूचर जनरेशंस के राइट्स की बात करता है। हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि वो डिप्लीटेड ना हो, एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी अपनी नीड्स पूरी कर सकें। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इसकी हिस्ट्री क्या है? इसका ओरिजिन एनवायरमेंटल कंसर्न से जुड़ा है। 1972 में स्टॉकहोम में हुई थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। वहां पहली बार एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के लिंक पर ग्लोबली बात हुई। फिर 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर आई, जिसने इस टर्म को पॉपुलराइज किया और पहली बार इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल जस्टिस इंक्लूजन, इन तीनों को इंटीग्रेट करने की जरूरत पर जोर दिया। और 1990 को पॉपुलराइज किया और पहली बार इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल जस्टिस इंक्लूजन, इन तीनों को इंटीग्रेट करने की जरूरत पर जोर दिया। और 1992 की अर्थ समिट, वो भी इम्पोर्टेंट थी। हाँ, 1992 में रियो डे जनेरो में हुई UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे अर्थ समिट कहते हैं, वो एक माइलस्टोन थी। यहीं पर रियो डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ। रियो डिक्लेरेशन में क्या था? इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 27 प्रिंसिपल्स दिए गए थे। इसने स्टेट्स के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के अधिकार को माना, लेकिन साथ ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली। इसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल जैसे की आइडियाज भी शामिल थे। यहीं पर एजेंडा 21 भी अडॉप्ट हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एक्शन प्लान और 3 लीगली बाइंडिंग कन्वेंशंस भी साइन हुए।
क्लाइमेट चेंज UNFCCC, बायोडाइवर्सिटी CBD और डिजर्टिफिकेशन UNCCD पर। तो कोर आइडिया बैलेंस का है, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। बैलेंस का है और इंटीग्रेशन का भी। ये सिर्फ डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट नहीं है। ये मानता है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जरूरी है और सोशल इक्विटी भी जरूरी है। तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल। इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स कहा जाता है। फोकस इस बात पर है कि नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन रेट ऐसी हो जो सस्टेनेबल हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐसा हो कि एनवायरनमेंट को इरिपेयरेबल डैमेज न हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसकी गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? आपने प्रिकॉशनरी और पोल्यूटर पेस का जिक्र किया था। हाँ, वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी एक्टिविटी से सीरियस या इरिवर्सिबल हार्म का खतरा है तो साइंटिफिक सर्टेनिटी की कमी को एक्शन डिले करने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। मतलब रिस्क है तो सावधानी बरतो। बेटर सेफ देन सॉरी। एग्जैक्टली। और द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल कहता है कि जो पोल्यूशन करेगा उसे उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल की कॉस्ट हो या डैमेज रिमीडिएशन की, ताकि पोल्यूशन का बर्डन सोसाइटी या थर्ड पार्टीज पर न पड़े। इनके अलावा कुछ और कॉमन गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं। लिविंग विद इन एनवायरमेंटल लिमिट्स, प्लैनेट की कैपेसिटी के अंदर है ना, इंटीग्रेटेड डिसीजन मेकिंग, पॉलिसीज बनाते वक्त इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को एक साथ कंसिडर करना, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक, ट्रांसपेरेंट, पार्टिसिपेटरी, अकाउंटेबल प्रोसेसेस और साइंटिफिक एविडेंस का रिस्पॉन्सिबल यूज करना। ठीक है। इसी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs आए। जी हाँ, SDGs इसी लॉन्ग प्रोसेस का नतीजा है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा को कॉन्क्रीट गोल्स और टारगेट्स में ट्रांसलेट करते हैं। इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ? MDGs के बाद आई है। हाँ, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, वो 2000 में मिलेनियम समिट में अडॉप्ट हुए थे, 2015 तक के लिए। MDGs 8 गोल्स थे, जिनका फोकस मेनली पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर था, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। MDGs ने कितना अचीव किया? MDGs ने काफ़ी प्रोग्रेस की, स्पेशली पॉवर्टी रिडक्शन में, लेकिन उनके कुछ लिमिटेशंस भी थीं। वो उतने कॉम्प्रहेंसिव नहीं थे, इनइक्वालिटी पर उतना फोकस नहीं था और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वाला गोल थोड़ा वीक था। तो 2012 में Rio+20 कॉन्फ्रेंस हुई, UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वहाँ द फ्यूचर वी वांट नाम का आउटकम डॉक्यूमेंट अडॉप्ट हुआ और उसी में SDGs डेवलप करने का प्रोसेस लॉन्च हुआ। और फिर 2015 में SDGs अडॉप्ट हुए। हाँ, सितंबर 2015 में UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यूयॉर्क में 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्ट किया गया, जिसके कोर में 17 SDGs और 169 टारगेट्स हैं। 2015 एक लैंडमार्क ईयर था, क्योंकि सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, SDGs और पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सब उसी साल अडॉप्ट हुए। ये 17 गोल्स कौन-कौन से हैं? ब्रीफली बता सकती हैं? ये जरूर, ये तो बहुत कॉम्प्रहेंसिव हैं। 1 नो पॉवर्टी, 2 जीरो हंगर, 3 गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग, 4 क्वालिटी एजुकेशन, 5 जेंडर इक्वालिटी, 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8 decent work and economic growth, 9 industry, innovation and infrastructure, 10 reduced inequalities within and among countries, 11 sustainable cities and communities, 12 responsible consumption and production, 13 climate action, 14 life below water, oceans, 15 life on land, ecosystems, forests, 16 peace, justice and strong institutions, 17 partnerships for the goals. वाओ, ये तो लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं। MDGs से काफी अलग और एम्बिशियस लगते हैं। बिल्कुल, SDGs यूनिवर्सल हैं। ये सभी देशों पर लागू होते हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग। ये इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब एक गोल पर प्रोग्रेस दूसरे को अफेक्ट करती है। और ये लीव नो वन बिहाइंड के प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, मतलब डेवलपमेंट का फायदा सबसे वल्नरेबल लोगों तक पहुंचना चाहिए। भारत के लिए SDGs कितने रेलेवेंट हैं और हम इन्हें अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं? भारत के लिए SDGs बहुत रेलेवेंट है। हमारी नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज
काफी हद तक एसडीजीज के साथ अलाइन होती हैं। पॉवर्टी एरेडिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज। भारत एसडीजीज को अचीव करने के लिए कमिटेड है। नीति आयोग को एसडीजीज के इम्प्लीमेंटेशन को कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। वो एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी पब्लिश करते हैं, जो स्टेट्स और यूटीज की प्रोग्रेस ट्रैक करता है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम सीधे सीधे किसी न किसी एसडीजी को कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन एसडीजी 6, आयुष्मान भारत एसडीजी 3, पीएम उज्ज्वला योजना एसडीजी 7, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एसडीजी 2, एमजीएनआरईजीए एसडीजी 1 and 8, समग्र शिक्षा एसडीजी 4। तो नेशनल पॉलिसीज और इंटरनेशनल गोल्स के बीच सिनर्जी बनाने की कोशिश है। जी हाँ, एसडीजीज एक ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसके अगेंस्ट हम अपनी प्रोग्रेस मेजर कर सकते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो आज हमने भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सफर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ावों और कॉन्सेप्ट्स को समझा। नीति आयोग का नया रोल, 1991 रिफॉर्म्स का टर्निंग पॉइंट, इंक्लूसिव ग्रोथ की जरूरत और उसे मापने के तरीके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ग्लोबल विजन और नेशनल एक्शन, ये सब इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ये पॉलिसीज और गोल्स सीधे लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करते हैं। नीति आयोग क्या डायरेक्शन देता है, रिफॉर्म्स के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ग्रोथ कितनी इंक्लूसिव है, डेवलपमेंट कितना सस्टेनेबल है, ये सब रियल वर्ल्ड आउटकम्स तय करते हैं। हाँ, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। पॉलिसीज बनती हैं, इंप्लीमेंट होती हैं, इवैल्यूएट होती हैं, फिर एडजस्ट होती हैं। ये जानना जरूरी है कि जमीनी हकीकत क्या है। Exactly. How these policies translate into real-world outcomes is something we need to constantly observe and analyze. बिल्कुल। ये था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 2 का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। रिमेंबर, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूपीएससी सिविल 360 को, जहां आपको और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले डिस्कशन में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।